नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केरवाल छे। मैं सीए राहुल अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जहां आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट के लिए फॉर मई 25 सितंबर 25 एंड जैन 26 अटेम्प्ट के लिए रिवाइज करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और ये जो प्यारे प्यारे मेरे नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें होता क्या है। आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स में जो अपना स्ट्रक्चर है वो एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ स्ट्रक्चर है। प्रोग्रेसिव रेट ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये होता है कि जैसे-जैसे हम लोग की इनकम बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे हम लोग का टैक्स भी इंक्रीज़ होते जाता है। जैसे कि फॉर टेक एन एग्ज़ाम्पल 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% का रेट है, 5 से 10 लाख तक का 20% का रेट है और फिर 10 से अबव आपका 30% का रेट है। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ा तो सा इनकम तो बढ़ा ही, साथ में हम लोग का टैक्स रेट जिस रेट पे वो टैक्स लेवी किया जाएगा इनकम पे वो भी हम लोग का इंक्रीज़ होने लग गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरे इनकम को अपने हाथ में नहीं लेके हम लोग इसका प्लानिंग करने का ट्राई करते हैं। प्लानिंग करने का ट्राई करने का क्या मतलब है कि मेरा इनकम है तो मैं अपने ड्राइवर के नाम पे, मैं अपने सर्वेंट के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे उसके अकाउंट में मैं शो कर देता हूँ सो दैट कि मुझे टैक्स पे करना नहीं पड़े, टैक्स वो पे करेगी। क्योंकि वो टैक्स पे करेगी उसके फाइल में तो कोई इनकम ही नहीं आता है, वो तो 2.5 लाख 5 लाख के अंदर ही आती है, तो उसको टैक्स पे करने का ज़रूरत ही नहीं है। और इस कारण से हम लोग प्लानिंग करते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम इसी पूरे प्लानिंग को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जो हम लोग देखकर चलेंगे। जो भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं उसके उनके लिए यह टॉपिक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्रोविज़न्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये नोट्स मैंने इतने सिम्प्लिफाइड बनाया है और इतने सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि यह पूरे के पूरा जो पूरा टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इतना ईज़ी फॉर्मेट में भी किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये पूरा टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम लोग 2 आदमी रहेंगे। एक तो रहूँगा मैं जिसका एक सैलरी का इनकम है और साथ में जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी को रेंट आउट पे दिया हुआ है, लीज़ किया हुआ है, वहाँ से उसको रेंटल इनकम भी आता है। तो मेरी 2 इनकम रहेगी, एक सैलरी की इनकम रहेगी और एक मेरी रहेगी रेंटल इनकम। सेकंड रहेगी मेरी एक स्पाउस जिसका नाम क्या होगा चिक्की। चिक्की क्या होगी वो मेरी स्पाउस होगी और वो उसको कुछ आता-जाता होगा नहीं सो दैट ताकि मैं उसके साथ कुछ प्लानिंग कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 60 पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 60। सेक्शन 60 क्या बोलता है? सेक्शन 60 यह बोलता है कि अगर एनी पर्सन कोई भी पर्सन अगर अपना इनकम ट्रांसफ़र करता है विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर हिज़ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट तो वो इनकम उसी के हाथ में क्लब हो जाएगा इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मेरा लेट अस सपोज़ मेरा जो वो रेंटल इनकम आ रहा था, मेरा जिस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा था, वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे है। तो मैंने अपने टेनेंट को बोला कि मंथली-मंथली मेरे नाम पे ये रेंट डिपॉज़िट नहीं करके, मेरे अकाउंट में नहीं करके मेरी वाइफ़ चिक्की के नाम पे कर दो। मेरी वाइफ़ चिक्की के नाम पे तुम जो है ये रेंट को डिपॉज़िट कर दो। तो अब वो टेनेंट क्या कर रहा है, मेरी वाइफ़ के अकाउंट में वो रेंटल मंथली रेंटल्स पे कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया अपना इनकम उस प्रॉपर्टी का अपना इनकम अपने नाम पे नहीं रख के ट्रांस एसेट को अपने नाम पे करके सिर्फ़ एसेट मेरे नाम पे है, सिर्फ़ इनकम को मैंने ट्रांसफ़र किया। एसेट मेरे नाम पर ही है लेकिन इनकम अब मेरे स्पाउस के नाम पे है, तो वह इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। मतलब उस इनकम पे टैक्स मुझे पे करना है, चाहे उसके अकाउंट में आया हो, चाहे चिक्की के अकाउंट में आया हो पैसा उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स मुझे पे करके चलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि इनकम क्लब हो जाना। इनकम आपको मिला भी नहीं है, लेकिन क्लबिंग आप ही के हाथ में हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक आपको? चलिए, सेक्शन 60 का बात यहाँ पे हुआ समाप्त। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 61 ये बोलता है, कोई भी पर्सन अगर अपना एसेट ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब क्या हुआ? वो जो मेरी प्रॉपर्टी है
वह जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया, मैंने वो चिक्की के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है। मतलब रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहने का मतलब ये होता है कि वो ट्रांसफ़र कल मैं रिवोक कर सकता हूँ, मतलब उसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, उसको मैं कैंसल कर सकता हूँ, कल को वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे फिर से उसको कर सकता हूँ। तो सेक्शन 61 क्या बोलता है, जब भी कोई पर्सन रिवोकेबल ट्रांसफ़र करता है अपने एसेट का, मतलब एसेट ट्रांसफ़र किया लेकिन वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है। जब मैंने एसेट ट्रांसफ़र किया तो इनकम भी उसी के नाम पे आएगा। मैंने वो प्रॉपर्टी चिक्की के नाम पे कर दिया, तो अब चिक्की के हाथ में वो रेंटल इनकम आएगा। अगर वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, वो एसेट मैंने रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है, तो वो इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सच एसेट इज़ क्लब्ड, तो मेरे हाथ में वो इनकम क्लब हो जाएगा। सेक्शन नंबर 61 यह बोल के चलता है। समझ में आती है कि नहीं? सेक्शन 60 और सेक्शन 61। सेक्शन 60 में क्या हुआ, इनकम सिर्फ़ ट्रांसफ़र किए थे लेकिन एसेट मेरे नाम पे था। सेक्शन 61 में क्या हुआ, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट किया लेकिन इनकम मेरे हाथ में क्लब होके चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। अभी हम लोग स्पाउस के बारे में पढ़ेंगे। स्पाउस मतलब होता है सन्स के लिए वाइफ, सॉरी, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। मैंने क्या बोला, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्लबिंग फॉर द सन्स वाइफ। सन्स वाइफ मतलब बहू के लिए क्लबिंग कैसे होगा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे मैनर चाइल्ड के बारे में। ये तीनों पर्सन का हम लोग को क्लबिंग पढ़ के चलना है और आपका सारा का सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक बात आपको क्लियर है ना? अब देखो स्पाउस में क्या होता है ना, स्पाउस का अगर आप ध्यान से अगर आप इसको पढ़ लोगे, अगर आप स्पाउस को ध्यान से पढ़ लोगे, सन्स वाइफ भी सेम है, सन्स वाइफ में सेम है। स्पाउस में 5 पॉइंट्स है, स्पाउस के अंदर 5 पॉइंटर्स है और सन्स वाइफ में 3 पॉइंटर है। और वो 3 पॉइंटर्स जो है, जो वो 3 पॉइंट्स है, वो स्पाउस से एकदम हूबहू, एकदम एज़ इट इज़ मैच होता है। तो अगर आप ध्यान लगा के यहाँ पे स्पाउस का प्रोविज़न को अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपका सन्स वाइफ भी होके चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे ये आता है कि अगर इनकम बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन फ्रॉम ए कंसर्न इन व्हिच इंडिविजुअल हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कहने का क्या मतलब है? मेरा एक बिज़नेस है जहाँ पे मेरे मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहने का मतलब होता है कंपनी है तो 20% का वोटिंग पावर है और अगर और कोई एंटिटी है तो उसमें मेरा 20% का वोटिंग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मतलब मेरे पास 20% का कम से कम मिनिमम स्टेक मेरे पास 20% का उसमें है। तो अगर 20% मेरे पास मिनिमम स्टेक अगर है, तो मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो लेट अस सपोज़ इसमें क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, अपना बिज़नेस में अपनी चिक्की को दिखा दिया कि उसको मैंने कोई एम्प्लॉयमेंट दिया है या वो कोई प्रोफ़ेशनल मुझे नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही है इस बिज़नेस को, तो उसको उसको कुछ तरह का हम प्रोफ़ेशनल फ़ीस पे करके चल रहे हैं या कोई कमीशन पे करके चल रहे हैं टर्नओवर पे। तो उसको किसी तरह का उसके हाथ में हम लोग इनकम शो कर रहे हैं और कंपनी के बुक्स में एक एक्सपेंस बुक हो जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफ़िट कम हो गया क्योंकि कंपनी ने एक प्रोफ़ेशनल फ़ीस बुक कर लिया, कंपनी ने एक सैलरी बुक कर लिया, कंपनी ने एक फ़ीस बुक कर लिया, जिससे क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफ़िट डाउन हो गया। कंपनी का प्रॉफ़िट अगर डाउन हो गया तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई, और ये इनकम चले गया चिक्की के नाम पे। चिक्की के नाम पे। लेकिन चिक्की के पास ऐसा कोई टेक्निकल प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं। उसका सिर्फ़ यही काम था कि इनकम ले लेना और एक्सपेंस बुक करवाना है कंपनी के नाम पे। अगर ऐसा केस हो रहा है, तो चिक्की को साल भर में मैंने जितना भी इनकम ट्रांसफ़र करवाया है, या जितना भी उसके हाथ में इनकम हुआ है, उस पे टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, क्लबिंग हो जाएगा और टैक्स मैं पे करके चलूँगा। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है, कोई भी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, फ़ीस, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, और स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है और मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग होके चलेगा। एक पॉइंट और यहाँ पे है कि भैया देखिए, हो ये रहा है कि अब क्या हुआ कि लेट अस सपोज कि वह भी इस बिज़नेस में स्टेक है और मेरे पास भी इस बिज़नेस में स्टेक है। दोनों के पास बिज़नेस में स्टेक है। मेरे पास 25% है, उसके पास 35% है, और दोनों वहाँ पे से जो है सैलरी रेम्युनरेशन वहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। दोनों अब्बा-डब्बा जब्बा है। तो अब क्लबिंग किसके हाथों में होगा? मुझे मिल रहा है 5 लाख रुपीज़, उसको मिल रहा है 3 लाख रुपीज़, तो अब क्लबिंग किसके हाथ में होगा? मेरे या उसके हाथ में जिसका अदर इनकम ज़्यादा है। लेट अस सपोज़ मेरा सैलरी का इनकम था, मेरा कैपिटल गेन्स है, मेरा रेंटल इनकम है। अगर मेरा वो इनकम
मान लेते हैं 12 लाख रुपया है और उसका वो 10 लाख रुपया है, तो 12 लाख मेरा इनकम ज़्यादा है तो मेरे हाथ में ही क्लबिंग होगा। मेरा सैलरी और चिक्की को जो मिल रहा है उसका भी सैलरी मेरे हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। और एक बार क्लबिंग जिसके हाथों में हो गया, सक्सेसिव आने वाले एवाई में भी उसी के हाथों में क्लबिंग होगा। एक बार क्लबिंग जिसके हाथों में हो गया, आने वाले सालों में भी क्लबिंग उसी के हाथों में होगा। उसी के हाथों में होगा। आप ऑप्शन चेंज तभी कर पाएँगे जब एओ इज़ सैटिस्फाइड। व्हेन इफ एओ इज़ सैटिस्फाइड टू डू सो, तभी जो है वो क्लबिंग का प्रोविज़न चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ क्लबिंग का प्रोविज़न चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आज के डेट में मेरे हस्बैंड के नाम पे क्लबिंग हो रहा है, तो सक्सेसिव एवाई में भी, आने वाले सालों में भी हस्बैंड के नाम पे ही क्लबिंग होगा, स्पाउस के नाम पे क्लबिंग नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब इसका एक छोटा-सा एक्सेप्शन है। अगर चिक्की पढ़ी-लिखी है, उसने बीटेक, एमबीए करके रखा है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ है उसके पास उस जॉब को करने के लिए, वो प्रोफ़ेशनल नॉलेज देने के लिए, अगर उसके पास सब कुछ है, तब उसको अगर पैसा मिल रहा है, तब क्लबिंग क्यों होगा? तब वो जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन है, तब वो फ़ेक ट्रांज़ैक्शन नहीं है, तब क्लबिंग नहीं होगा। उसी एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है। समझ में आती है आपको बातें? मेरी बातें आपको समझ में आती है कि जो है क्लबिंग क्या होता है, स्पाउस के बारे में जब उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, तब हम लोग स्पाउस को बिज़नेस में एक इनकम दिखा देते हैं, तब कैसे-कैसे क्लबिंग होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू था, ठीक है? मैंने क्या किया, उसको विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कि 5 लाख में मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और उसको रेंटल इनकम वहाँ से आ रहा है। उसको वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है। तो मैंने कोई एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो कम पैसा में तुमको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि रेंटल इनकम तुम्हारे हाथ में आए, मेरे हाथ में तो इतना सारा इनकम पहले से ही आ रहा है, तो भी क्लबिंग मेरे हाथ में होगा, उस पे टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हाउस प्रॉपर्टी में क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लगता, क्योंकि सेक्शन 27 आ जाता है। सेक्शन 27 ये बोलता है, अगर आप अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, तो डीम्ड ऑनर ट्रांसफ़र ही माना जाएगा। मैं ही डीम्ड ऑनर होऊँगा, अगर डीम्ड ऑनर मैं ही हूँ, तो इनकम भी मेरे हाथ में ही आएगा, तो क्लबिंग का वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता है। तो सेक्शन 27 वहाँ पे लग जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? इसका एक एक्सेप्शन है, अगर डाइवोर्स की बात है, अगर कौन-सा बात है, अगर डाइवोर्स का बात है, अगर हम लोगों का खुदा ना खास्ता मेरा और चिक्की का कल को डाइवोर्स हो जाता है, वो अलग रहेगी, हम अलग रहेंगे, तो इस कारण से मुझे कुछ एसेट उसको ट्रांसफ़र करना पड़ जाएगा, तो क्लबिंग नहीं लगेगा। तब क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं लगने वाला है। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि मैंने उसको अपने बिज़नेस में दिखा दिया इनकम। सेकंड मैंने क्या देखा कि हम लोगों ने उसको विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हम लोगों ने उसको एक एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, तब क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट क्या है कि चिक्की इतनी अच्छी, इतनी क्वालिफ़ाइड है, इतना एकदम वीमेन एंटरप्रेन्योर है, मतलब एकदम एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर है, उसका अपना बिज़नेस होता है। तो मैंने उसको पहले एक एसेट ट्रांसफ़र किया, उस ट्रांसफर्ड एसेट ने उसने उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। या मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसके बिज़नेस के कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर दिया। हुआ क्या, मैंने अपने वाइफ़ को, मैंने अपने स्पाउस को पहले एक एसेट ट्रांसफ़र किया और उसने क्या किया, उसने उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर मैंने क्या किया कि एक उसके बिज़नेस में मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो उस तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफ़िट या उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन में प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफ़िट या प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट, वो मेरे हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। वो मेरे हाथ में क्लबिंग हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो कंट्रीब्यूशन ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड था। प्रोवाइडेड वो कंट्रीब्यूशन ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड था। मैं क्या बोलता हूँ, प्रोवाइडेड वो इन्वेस्टमेंट या वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड था, तो मेरे हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। जैसे आज जैन 25 है, तो जनवरी 25 में अगर मैं अपने स्पाउस के बिज़नेस में कुछ एसेट इन्वेस्ट करवाता हूँ या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो इस साल अभी 3 महीने में कुछ भी क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन वो क्योंकि 1 अप्रैल 25 को वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा, तब अगले साल से मेरे हाथ में क्लबिंग प्रोविज़न आ जाएगा। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप ये नोट्स को अगर आप एक बार रीड कर लोगे, ये पूरे वीडियो के बाद एक प्रिंट आउट 3 पेज का नोट्स है, आप प्रिंट आउट करके या ऐसे भी आप सॉफ्ट कॉपी में इसको रीड कर लोगे, आपको सारे पॉइंट्स एकदम मखमल की तरह, एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएँगे। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, क्लबिंग प्रोविज़न तब भी हो जाएगा जब मैंने किसी और के थ्रू मैंने अपने स्पाउस को बेनिफिट दिलवाया है। मतलब
मैंने अपने फ्रेंड को क्या किया, एक बीएमडब्ल्यू जो है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने बोला जो रेंटल इनकम इससे आएगा ना, मेरी वाइफ़ का जो महीने का खर्चा है इतना ब्यूटी पार्लर का, वो तुम उसको देते रहना। तो मैंने स्पाउस को नहीं क करके मैंने घुमा के करवाया, मैंने स्पाउस को नहीं करके मैंने घुमा के करवाया, तो भी क्लबिंग प्रोविज़न मेरे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इनकम क्योंकि बेनिफिट मैं स्पाउस को दे रहा हूँ, तो वो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। वही 4th पॉइंट बोल के चलता है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक बात, या नहीं समझ में आ रहा है? छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो बस आपको ध्यान में रखना है, और आपका पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम एकदम तुरंत से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5th पॉइंट यह बोलता है कि मान लेते हैं मेरा जो वो रेंटल इनकम था, वो रेंटल इनकम मेरी वाइफ़ के हाथ में आ रहा था। तो वो क्लबिंग मेरे हाथ में हो रहा था। मान लेते हैं साल भर का उसको 5 लाख रुपीज़ का रेंटल इनकम आ रहा है। उसने उसको क्या किया, उसने उसको एफडी में लगा दिया। उसने उसको एफडी कर दिया 10% के रेट पे, उसको 50,000 रुपीज़ एफडी से भी आ गया। तो क्या वो एफडी का इंटरेस्ट 50,000 रुपीज़ भी मेरे हाथ में क्लब होगा? जी नहीं। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट शैल नॉट बी क्लब विद द ट्रांसफर्ड। ठीक है? एक्रीशन से जो भी इनकम आएगा, मतलब इनकम पे इनकम। पहला इनकम 5 लाख क्लब हो गया मेरे पास रेंटल इनकम। अब वो 5 लाख पे जो उसने 5 लाख पे 50,000 जो अर्न किया, वो क्लबिंग मेरे हाथ में नहीं होने वाला है। वो यही बात ये 5th पॉइंट बोल के चलता है आप लोगों के लिए। समझ में आती है बात या नहीं समझ में आती है? समझ में आती है बात या नहीं समझ में आती है? तो अगर आप 5 पॉइंट को डिस्कस करके चलोगे, तो आप लोग का ध्यान एकदम आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे होना चाहिए। आप पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट क्या था? मैंने उसको अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उसको आता-जाता कुछ है नहीं, तो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। मैंने उसको कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने उसको एक एसेट ट्रांसफ़र कर दिया जिससे उसको इनकम आने लगा, वो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। इतनी अच्छा बिज़नेस वो करती थी, मैंने उसके बिज़नेस में एसेट इन्वेस्ट कर दिया, या उसके बिज़नेस में मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रोपोर्शनेट इनकम या प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। 4th पॉइंट मैंने क्या किया कि थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी से घुमा के मैंने उसको बेनिफिट दिलवाया, तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। 5th पॉइंट मैंने क्या बोला कि क्लबिंग पे क्लबिंग नहीं होगा, मतलब जो इनकम क्लब हो गया है, अब उस इनकम पे जो इनकम आएगा वो क्लब नहीं होगा। हो गया? अब आप सन्स वाइफ का जो पॉइंट है ना, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सन्स वाइफ में क्या है, सन्स वाइफ में आपका जो है ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा, सन्स वाइफ में ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा, और सन्स वाइफ में आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। मतलब सन्स वाइफ किसके लिए होता है? फादर इन लॉ के लिए बहू, और मदर इन लॉ के लिए बहू, मतलब कि यहाँ पे सास-ससुर वाला रिश्ता है। तो अपनी बहू को हम बिज़नेस में कुछ काम करने नहीं देंगे, तो फर्स्ट पॉइंट नहीं आने वाला है। अब मैंने बहू को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने बहू के बिज़नेस में कोई एसेट इन्वेस्ट कर दिया, या किसी थर्ड पार्टी से मैंने बहू को कोई बेनिफिट अगर दिलवा दिया है, तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट भी हम लोग ध्यान में देके चलेंगे, हम लोग जो ध्यान में देके चलेंगे। तो यहाँ पे वही बात है कि पहला पॉइंट क्या है कि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर मैंने सन्स वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है, या मैंने उसके बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट किया है, या फिर क्लबिंग प्रोविज़न तब अट्रैक्ट हो जाएगा जब मैंने डायरेक्टली मैंने उसके बेनिफिट के लिए कोई एसेट ट्रांसफ़र करवा दिया है तो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट जो है ये आपका एकदम स्पाउस के जैसा है। तो ये आपके लिए हो गया गिफ्ट। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप स्पाउस के प्रोविज़न्स को एकदम क्लियरली समझ लेते हो, तो ये वाला पॉइंट्स आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब 5th पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको चाइल्ड वर्ड दिया रहेगा। आपको याद रहेगा, हाँ, क्लबिंग में कुछ ऐसा पढ़ा था, वहाँ पे आप मिस्टेक मत कर देना। सबसे पहले वहाँ देखना कि 18 ईयर से कम का बात है ना, माइनर चाइल्ड के बारे में बात किया जा रहा है ना। अगर माइनर चाइल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, तभी जो है क्लबिंग का प्रोविज़न अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे स्टेप चाइल्ड यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है आपका स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड एंड माइनर मैरिड डॉटर। देखो स्टेप चाइल्ड कहने का क्या मतलब है? स्टेप चाइल्ड कहने का मतलब है सौतेला बेटा। एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब मैंने कोई बेटा को अपनाया है। और मैरिड डॉटर मतलब कि पहले के ज़माने में 15 साल में शादी हो गया, 16 ईयर्स में शादी हो गया, वो माइनर है, तो भी वो मेरा ही चाइल्ड काउंट होगा। तो होता क्या है कि आज के डेट में कि जैसे मैंने स्पाउस के साथ प्लानिंग किया, मैंने अपने सन्स वाइफ के साथ प्लानिंग किया, मैं अपने बच्चों के साथ प्लानिंग कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं अपना एफडी उसके नाम पे करवा दिया, उसके नाम पे शेयर्स परचेज़ कर लिया, उसके नाम पे लैंड परचेज़ कर लिया, उसके नाम पे जो है मैंने रेंटल इनकम दिखवा दिया। सो दैट क्या होगा कि उस पे कोई टैक्स तो आने वाला नहीं है, 2.5 लाख 5 लाख का हम लोग बेसिक एग्ज़म्पशन से ही बाहर आ जाएँगे, 87 का रिबेट ले लेंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो क्लबिंग
इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हुज इनकम इज हायर। मैं हूँ, मेरी चिक्की है। अब दोनों के बीच में जिसका इनकम ज़्यादा है, मान लेते हैं मेरा इनकम 15 लाख रुपया है, उसका इनकम 11 लाख रुपया है, तो 15 लाख वाला के हाथ में यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगा। तो अगर बच्चा कुछ पैसा कमा रहा है फ्री फोकट का, उसका कुछ मेहनत तो है नहीं, मैंने उसके लिए बेनिफिट के लिए उसके लिए मैंने लैंड परचेज करवा दिया था, तो क्लबिंग मेरे हाथ में ही होगा, कैपिटल गेन मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, रेंटल इनकम मेरे हाथ में क्लब होके चलेगा। लेकिन इस पूरे केस में हर बच्चे के नाम पे आपको 1500 रुपये का एग्जामेशन मिलेगा, मैक्सिमम 1500 पर मैनेज चाइल्ड का मैक्सिमम आपको 1500 का जो है एग्जामेशन मिल के चलेगा। एग्जामेशन पर मैनेज चाइल्ड जो है 1500 का जो है हम लोग को मिलकर चलेगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेट अस सपोज कि मेरा और चिक्की का फिर से डाइवोर्स हो गया, पहले तो हुआ ही था, एक बार फिर से हो गया, 2 बार डाइवोर्स हो गया। तो अगर उस बच्चे को मैं रख रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्लबिंग होगा, अगर चिक्की रख रही है तो चिक्की के हाथ में क्लबिंग होगा। ये पॉइंट क्लियर है। चलो, लेकिन एक एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है। एक बहुत प्यारा सा एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जहाँ पे बच्चा जो है मेहनत कर रहा है, मतलब मैनुअल वर्क कर रहा है, इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क, या स्किल है, या टैलेंटेड है, या नॉलेज या एक्सपीरियंस है, तो वो क्लबिंग नहीं होगा। इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क मतलब वो खुद से काम करके पैसा कमा रहा है, या अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो गुकेश ने जो 5 करोड़ या 6 करोड़ का जो अमाउंट उसने जीता है, वो उसने अपना टैलेंट से, अपने स्किल से जीता है। या कोई डांस इंडिया डांस में जो है कोई बच्चा डांस का फाइनल जीत के उसको अगर 25 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, तो वो उसका स्किल है, उसका टैलेंट है। कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहाँ पे अगर आपने 50 लाख रुपया जीत लिया, वो उसका नॉलेज है, वो उसका एक्सपीरियंस है, तो वो क्लबिंग नहीं होगा। अगर बच्चे का जेन्युइन मेहनत है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तब क्लबिंग के बाहर है प्रोविजन। लेकिन अगर सिर्फ फ्री फोकट का चीज़ अगर आप दे रहे हो, फ्री फोकट का अगर आप मेहनत हो रहा है, तो क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक 80U वाला डिसेबल अगर बच्चा है, अगर वो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगा। तो क्लबिंग कब कब नहीं होगा, मैनुअल वर्क है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तब क्लबिंग नहीं होगा। और अगर चाइल्ड कोई डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, डिसेबल पर्सन है, तो क्लबिंग नहीं होगा। आपको ये बात मेरी क्लियर है? आपको मेरी बातें समझ में आती है या समझ में नहीं आ रही है? अगर आपने यहाँ तक मेरी बातों को समझ लिया है और अगर आप इसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मैं बता देता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक-एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट में, क्रॉस ट्रांसफ़र में। एकदम क्रॉस ट्रांसफ़र में एकदम छोटा-सा पॉइंट है, एकदम समझ में आएगा। देखो, अभी तक क्या हुआ कि मैं स्पाउस को कोई बेनिफिट दूँ तो क्लबिंग आ जाए, सन्स वाइफ को दूँ तो क्लबिंग आ जाए, चाइल्ड को दूँ तो क्लबिंग आ जाए। अपने स्पाउस से मेरा काम नहीं हो पाया तो दूसरे के स्पाउस पे ध्यान दे दो। मतलब क्या कहने का है, मतलब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे ए है, ए अपनी वाइफ को अगर कोई भी बेनिफिट देगा, ए अगर अपनी वाइफ को कोई भी बेनिफिट देगा तो क्लबिंग हो जाएगा तुरंत से। और बी भी अगर अपनी वाइफ को कोई भी बेनिफिट देगा तो तुरंत से क्लबिंग हो जाएगा। तो ए ने क्या किया, बी की वाइफ को यहाँ पे जो है कुछ बेनिफिट ट्रांसफ़र किया, और बी ने भी सेम तरीके से ए की वाइफ को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अपना-अपना स्पाउस पे ध्यान नहीं देके सामने वाले में ध्यान दे दिया गया। ए ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कुछ प्रॉपर्टी का बेनिफिट दे दिया बी की वाइफ को, और बी ने क्या किया, अपने शेयर्स का बेनिफिट दे दिया ए की वाइफ को। अब जो है बी की वाइफ को यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रेंटल इनकम, और ए की वाइफ को यहाँ पे आ रहा है डिविडेंड इनकम। तो क्लबिंग हो जाएगा ए के हाथों में जो ए की वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है, और बी के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा जो बी की वाइफ को इनकम मिल रहा है। तो अपनी-अपनी स्पाउस को जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो उसके हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफ़र मतलब हम तुम्हारे वाले में करते तुम मेरे वाले में कर दो, तो मालूम ही नहीं चलेगा। ऐसा कोई अगर सर्कुलर मेथड बनाया जा रहा है, ऐसा कोई सर्कुलर मेथड क्रिएट किया जा रहा है जिससे ऐसा क्लबिंग कर सकते हो, तो क्लबिंग का प्रोविज़न यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है? अभी जो है हम लोग बस 2 मिनट में बस हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है मैं आपको उसका क्विक रिकैप दे देता हूँ। रिविज़नरी वीडियो है, देना तो नहीं चाहिए बट मैं दे देता हूँ। सेक्शन 60 क्या बोला कि अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ इनकम कर रहे हो, अगर आप सिर्फ़ इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हो, एसेट आपका, ये क्लबिंग हो जाएगा। रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट कर रहे हो तो भी क्लबिंग आपका हो जाएगा। फिर स्पाउस के बारे में पढ़ा, स्पाउस को क्या किए, बिज़नेस में लगा दिए, टेक्निकल प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा, अगर है तो क्लबिंग नहीं होगा। स्पाउस को मैंने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर
दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। उसके बिजनेस में मैंने एसेट इन्वेस्ट कर दिया या उसे कैपिटल में मैंने कंट्रीब्यूशन कर दिया तो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि किसी थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग में अगर हम लोग उसको करवा रहे हैं तो क्लबिंग मेरे हाथ में हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट की इनकम एक बार क्लब हो गया, अब इनकम पे इनकम, इनकम एक बार क्लब हो गया, अब इनकम पे इनकम जो है वो क्लबिंग मेरे हाथ में नहीं होगा। मतलब रेंटल इनकम आया, रेंटल इनकम को अगर आपने एफडी करवाया है तो वो एफडी वाला जो इंटरेस्ट है वो क्लबिंग नहीं होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सन्स वाइफ के बारे में, मतलब बहू के बारे में। बहू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो वो जो है क्लबिंग हो जाएगा। या उसके बिजनेस में, सन्स वाइफ के बिजनेस में कुछ एसेट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल में होना चाहिए तो क्लबिंग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था कि घुमा के अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्लबिंग हम लोग के हाथ में हो जाएगा। फिर था हम लोग का मैनेज चाइल्ड। मैनेज चाइल्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्किल है, टैलेंट है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल नॉलेज है तो क्लबिंग नहीं होगा। नहीं तो क्लबिंग उस पेरेंट्स के हाथ में होगा जिसका इनकम ज़्यादा है और 1500 पर मैनेज चाइल्ड का हम लोग को एग्जेम्पशन मिल के चलेगा। फिर हम लोगों ने क्रॉस ट्रांसफर वाला प्रोविजन पढ़ लिया था। ये था एक क्विक रिकैप जिसमें हमने सारा का सारा प्रोविजन आपको रिकॉल करवा दिया और ये प्यारे प्यारे से नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस अभी तक इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग एक इसी तरह का कोई एक अच्छा सा रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का ही आने वाला है जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा से उसको एकदम प्रोविजन को पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए और जल्द से जल्द आप सीए बन जाइए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।